पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से जाकिया आके हमारे हीरो और नासिर को डिस्टर्ब करती है, मगर हमारे हीरो भी उसकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते और आखिरकार उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर करने क्या आई है। और वो यहाँ पर अपनी आखिर में असलियत दिखा ही देती है और कहती है कि वो यहाँ पर मैरिज के प्रपोजल के लिए आई है, जिसे कि हमारे राजकुमार पहले तो इग्नोर ही कर देते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। और यहीं से अब की स्टोरी शुरू करते हैं, जब वो कहती है कि मैं यहाँ पे मैरिज के प्रपोजल के लिए आई हूँ। और हमारे हीरो कहते हैं कि मैरिज का प्रपोजल किसके लिए? तुम्हारे लिए? तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है क्या? मुझे तो नहीं लगता। और फिर हमारी इधर जाकिया सोचने लगती है कि अब तो मेरी बच्चों की उम्र है, अगर शादी हो गई होती तो मेरे एक दो बच्चे होते, और तुम कह रहे हो कि मेरी शादी की उम्र हो गई है कि नहीं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? और तभी हमारे हीरो उसे घूर कर देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि इसका भी कोई कसूर नहीं है। साफ साफ पता चल रहा है कि शायद ये अपने बाप के इशारों पर नाच रही है। इसका बाप इसे मजबूर कर रहा है ये सब कुछ करने के लिए। मुझे इसे कोई भी होप नहीं देनी चाहिए, कहीं इसे ऐसा ना लगे कि मैं इसे कोई उम्मीद दे रहा हूँ, इसलिए मुझे साफ साफ ही इसे अपने इरादे बताने होंगे। और फिर वो चिल्लाकर कहती है, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? रास्ते में आते हुए मैं एरा से मिली थी, उसने कहा कि तुम्हें उसे देखते ही प्यार हो गया था, क्या ये सच है? क्या रेगिस्तान में तुम्हें उससे देखते ही प्यार हो गया था? ये बात सुन के हमारे हीरो को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि क्यों? इसका जवाब मैं तुम्हें क्यों दूं? और ये बात सुन के कहीं ना कहीं जाकिया को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपने इमोशनल में बह के कहीं गलती तो नहीं कर दी। और फिर वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने जल्दबाजी में आपसे ऐसा सवाल कर लिया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है अब वक्त हो चुका है मेरे जाने का। मैंने उम्मीद करती हूँ आपको ज्यादा तंग नहीं किया होगा। और ये कह के वो शर्मिंदा होके वहां से निकल जाती है। मगर कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि जाकिया का बाप नहीं, जाकिया खुद प्यार करती है हमारे राजकुमार से, इसलिए वो मजबूर है उससे शादी करने के लिए। इधर हम नासिर को देखते हैं कि एरा से याद आया मुझे कि मैं इसके बारे में सोच रहा था। लास्ट टाइम मैं जब उनसे मिलने गया तो मुझे वहां पर पता चला कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। वो पूरा दिन कुछ खा पी नहीं रही है और वो अकेली कमरे में बंद होकर बिस्तर पे लेटी हुई है। ये चीज कुछ अजीब सी थी। और फिर हमारे राजकुमार से कहते हैं, क्या वो बीमार है? तो फिर वो कहते हैं, पता नहीं, तुम्हें पता होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे भी नहीं पता। और फिर दोनों चुप हो जाते हैं और नासिर वहां से निकल जाता है और फिर पहुंच जाता है हमारी ईरा के पास। यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड बाहर खड़ा होता है ये देखने के लिए कि कहीं वो यहाँ से भाग ना जाए। और तभी नासिर उसे कहता है कि क्या आज भी वो बाहर नहीं निकली? आज भी उसने कुछ नहीं खाया? और तभी करीम कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से उससे सवाल जवाब करने आए हो क्या? और नासिर कहता है कि अब मैं इसे क्या बोलूं, सच भी है और ना भी है। और फिर कहता है कोई बात नहीं, चलो ध्यान रखना तुम। और इधर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन अंदर लेटी हुई खुद से बातें कर रही होती है और कहती है कि कल तो मैं इसलिए रेस्ट कर रही थी ताकि मेरे बालों को रेस्ट मिल सके। आज मैं इसलिए रेस्ट कर रही हूँ ताकि मेरे शरीर ठीक हो सके, क्योंकि आज शाम से ही बैंक्वेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जश्न शुरू होगा और उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। बस और कुछ देर की बात है। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा वक्त रह गया है जो मुझे ऐसे करके बिताना है। रेस्ट कर लो अब। और फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं वो सो रही होती है। तभी एक हाथ आके उसकी नींद को डिस्टर्ब करता है और फिर वो एकदम से अपनी आंख खोल लेती है कि ये मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, और एकदम से उठ के बैठ जाती है। और वहां पे जब वो बैठती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारे राकुन है, जो कि उसे उठाने के लिए आए थे। और फिर वो उसे कहते, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो वो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर अपने दिल में सोचती है कि इतनी खूबसूरत शक्ल लेके ये इंसान डराने के लिए किसी को कैसे जा सकता है? हे भगवान, मेरी तो धड़कन ही तेज हो गई। मतलब कि हमारे हीरो सच में उस पर इम्पैक्ट डाल रहे थे अभी। और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि सच बताओ, तुम्हें कुछ हुआ नहीं है ना? कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या तुम मुझे सजा दोगे? और फिर हमारे हीरो एकदम से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ, इतना हक है मुझे।
और फिर हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि ये आज बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है ये, वैसे तो ये ऐसे मेरे साथ इतने अच्छे से पेश नहीं आता। और फिर एकदम से सोचने लगती है कि सच में ये कितना नरम दिल है और कितना ध्यान रखता है। पहली बार जब मैं इसे मिली थी तो इसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत दिख रही थी, और किस तरीके से वो वक्त मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा, मैं कितना डर चुकी थी। और फिर कहती है मगर इसने मुझे मारा क्यों नहीं उस वक्त। और फिर कहती है बेही तुमसे एक बात पूछूं, तो हमारे हीरो कहते हैं हाँ पूछो। तो वो कहती है कि तुमने उस दिन मुझे मारा क्यों नहीं। तो फिर हमारे हीरो एकदम से सोचने लगते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि सच सच बताना, देखो मुझे झूठ नहीं सुनना है और जेन्युइन अपने दिल की फीलिंग बताना। तो फिर हीरो उसकी तरफ देखने लगते हैं और याद करने लगते हैं उस वक्त को, और फिर उसके करीब आकर उसी तरीके से जिस तरीके से पहले उसके गाल को अपने हाथ में लिया था उसी तरीके से उसके बालों को सहलाने लगते हैं और कहते हैं कि सच सुनना चाहती हो तो सच ये है कि मैंने उस दिन तुम्हें इसलिए बख्श दिया था क्योंकि तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही थी कि तुम जीना चाहती हो। क्या ये रीजन काफी है। और हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है और कहती है कि सच में इसकी बातें मेरे दिल में लगती हैं और मुझे कुछ होने लगता है। और हमारे हीरो कहते हैं तुम यकीन कर सकती हो इस पे। और फिर वो सोचने लगती है कि सच में कभी कभी लगता है कि मैं इसकी हर एक बात पे यकीन कर लूं, मगर मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। आखिरी रात है मेरी यहाँ पर, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर मैं इसे कभी नहीं मिलूंगी। इसने कभी भी मेरे साथ दुश्मन की तरह बिहेव नहीं किया, भले ही मैं इसकी प्रिजनर थी। इसने हमेशा मेरा ध्यान रखा, एक गेस्ट की तरह मुझे छुआ तक नहीं, मेंटली ना फिजिकली कभी तंग नहीं किया। और फिर वो देखकर हमारे हीरो से कहती है कि मैं तुम्हें सच में थैंक यू कहना चाहती हूँ, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। और हमारे हीरो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें फीवर हो गया है क्या, जिसकी वजह से तुम ऊट पटांग सी बातें कर रही हो, लगता है तुम ठीक नहीं हो। तो कहती है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा तो ठीक है अभी जाओ यहाँ से, निकलो, बहुत टाइम हो चुका है, एक बीमार इंसान को तंग नहीं करते, मुझे सोना है। तो हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छा अब तुम बीमार हो। तो कहती है नहीं नहीं मैं मजाक कर रही थी। और फिर एकदम से उसे दरवाजे से बाहर भेज देती है और खुद खड़ी होकर उसे देखने लगती है और अपने मन में सोचती है कि सच में ये हमारी आखिरी मुलाकात है, अब के बाद मैं इसे कभी नहीं देखूंगी। ये चेहरा मेरे लिए आज आखिरी बार देखने के लिए है, सच में हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। और फिर उसे देखकर कहती है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, यकीन करो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। तो हमारे हीरो कहते हैं हुआ क्या है तुम्हें, तुम ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो। तो फिर वो ऐसे देखकर हमारे हीरो से कहती है कि मैं बस इतनी बात कहना चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को, इस दिन को और इन सब चीज़ों को मेमोरीज की तरह रखूँगी अपने पास, कभी नहीं भूलूंगी, ये मेरे दिल के बहुत नज़दीक होगी। तो जश्न शुरू हो चुका होता है, चारों तरफ शहनाइयाँ बज रही होती हैं, बड़े बड़े शेख वहाँ पर आकर बैठे होते हैं, अलग अलग तरीके के पकवान यहाँ पर एकदम से सजाए हुए होते हैं जो कि देखने में और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लजीज होते हैं। और इसके साथ ही हमारी प्यारी प्यारी खूबसूरत लड़कियां वहाँ पे अपनी कलाकारी डांस दिखा रही होती हैं जिसे देखकर सब मज़े में झूम रहे होते हैं। मगर इसी के बीच में हमारी हीरोइन अपना इरादा पक्का करते हुए अपनी मंजिल की ओर देखती है कि उसे उस रेगिस्तान तक पहुँचना है, उसे ये सारी बिल्डिंगें पार करनी होगी। और फिर वो ये सोचती है कि किस तरीके से उसने नूर को भी बेवकूफ़ बना दिया ये बोलकर कि हाँ आज मैंने खाना खा लिया है, अब मैं सीधा सोने वाली हूँ। और नूर भी खुश होती है और इधर करीम तो बेचारा उससे छुप के बैठा होता है क्योंकि वो उसको ऑलरेडी इतना तंग कर चुकी होती है कि अब करीम उसके सामने नहीं आना चाहता। और वो कहती है कि इस वक्त सब कुछ ठीक है। और रही बात राकुन की, तो वो तो इस वक्त वहाँ पर अपनी गद्दी पर बैठकर ये सारा जश्न देख रहा होगा क्योंकि ये उसकी शान की खुशी में जो मनाया जा रहा है वो तो यहाँ से जा नहीं सकता, इसलिए मेरा रास्ता साफ है।
और मेरी मंजिल मेरे सामने है। मैं बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर हूँ और मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाकिया के पिता जाकिया को अपने पास बुलाते हैं और जाकिया बेचारी हल्का सा कांपते हुए अपने पिताजी के पास आती है और कहती है, जी पिताश्री। और तभी महाराज कहते हैं कि तुम राकुन से मिली थी क्या तुम्हारे साथ उसकी कोई अच्छे से बात हुई? तो वो कहती है, नहीं, कोई खास बात नहीं हुई। वो हमेशा की तरह जैसे मेरे साथ रूड बिहेव करता है, उसने अभी भी मेरे साथ वैसा ही बिहेव किया। और तभी ये बात सुन के शेख कहते हैं कि इसमें तुम्हारी ही कोई कमी है, तुम में ही कुछ न कुछ कमी है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते। बट एक बात याद रखना जाकिया, अगला राकुन तुम्हारी कोख से ही पैदा होना चाहिए। और ये बोलकर वो यहाँ पर अपनी महफिल सजाए हुए बैठे होते हैं। अलग अलग शेख यहाँ पर आ रहे होते हैं, कुछ जा रहे होते हैं। इन्हीं के बीच में एक बहुत ही बातूनी आके खड़ा हो जाता है, जो कि एक छोटे से राज्य से होता है, मगर फिर भी अपने आप को दिखाता ऐसे है न जाने इसकी ज़िंदगी कितनी मज़े से चल रही हो। अरे मैं लेट आया, माफ़ कीजिएगा, कोई बात नहीं, आइए आप जाम लीजिए। जाम से शुरुआत करते हैं आज की महफिल तो वैसे भी शान में है राकुन के। हाँ क्यों नहीं, इनसे मिलिए, ये मेरा बेटा है मिराज, ये अगला वजीर है ना। हाँ, आपने बताया था मुझे, सच में ये बहुत अच्छा है। और इधर दूसरी तरफ हम एक और शेख को मिलते हैं जो कि जेल के राजा होते हैं और वो भी बड़े मज़े से मशरूफ होते हैं डांस देखने में। और तभी ये बातूनी आके उन्हें भी तंग करने लगता है और कहता है कि वाह वाह, आप तो डांसर्स में इतने मशरूम हैं कि आपने हमें देखा ही नहीं। और तभी हमारे शेख कहते हैं कि ओह क्या करें, इतनी खूबसूरत तितलियाँ अगर हमारे इधर उधर मंडराएंगी तो किसका ध्यान किसी और की तरफ जाएगा। तो बातूनी कहता है, सही कहा आपने, चलिए मिलके एंजॉय करते हैं। और इधर देखते हैं कि हमारी हीरोइन 1 से 2, 2 से 3 अलग अलग बिल्डिंगें पार कर करके पहुंचने लगती है अपनी मंजिल की ओर। बेचारी इस वक्त थकी हुई होती है, मगर फिर भी उसके इरादे इतने पक्के होते हैं कि उसके कदम नहीं डगमगाते और वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती है। एक जगह पर आकर वो रुक जाती है, सोचती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, पहले तो यहाँ पर इतने लोग नहीं हुआ करते थे, या शायद ये इसकी वजह से है क्योंकि आज जश्न जो मनाया जा रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। पर चलो, मेरे लिए अच्छा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा बहुत जल्द और मेरी मंजिल वहाँ सामने मेरी आंखों के है। मुझे ये आज स्पाइडरमैन क्यों लग रही है ना, उसी की तरह इधर उधर फांद रही है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेन चौकी लगी हुई होती है, जिसको पार करके ही यहाँ से निकला जा सकता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग कंट्री से आए हुए, जो कि जश्न में आए थे, वो यहाँ से निकल रहे होते हैं। हमारी हीरोइन कहती है, मैंने मेड के कपड़े पहन लिए हैं जो कि मैंने चुराए हुए थे और यहाँ से जाना अब मेरे लिए आसान होगा। इनके बीच में इस भीड़ में ही मैं चली जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे लिए ये मौका है, इसे मुझे ज़रूर आजमाना होगा। और ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आने लगती है कि हाँ देखा, हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पिछले राज्य की तरफ आपने देखा था, जब पानी बिल्कुल सूख चुका था तो किस तरीके से यहाँ पर पेशियां पानी के लिए मोहताज हुआ था। इसीलिए तो हमें राकुन का ध्यान अच्छे से करना होगा ताकि वो यहाँ से अब दोबारा हमें छोड़कर ना जाएं, हमें वो परिस्थिति दोबारा ना देखनी पड़े। इसीलिए तो उन्हें खुश किया जा रहा है। और हमारी हीरोइन सोचती है, ये सारी बातें क्या हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। तो वो कहती है, चलो छोड़ो, मुझे इन सब चीज़ों से अभी क्या लेना देना। और वो वहाँ से चुपचाप निकलने लगती है और यहाँ पर देखती है कि अलग अलग लोगों की तलाशी ली जाती है, अलग अलग चीज़ों को देखा जा रहा है और फिर गार्ड अच्छे से तलाशी लेके सामने वाले को विदा करता है। तभी हमारी हीरोइन की तरफ गार्ड देखता है और उसे कहता है, हे तुम इधर आओ। और हमारी हीरोइन हिम्मत करके आगे जाती है और फिर अपना झोला देती है, जिस पे उसने ऑलरेडी जादू किया होता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी देख नहीं पाता है कि इसके अंदर असली चीज़ क्या है। और फिर वो उसे गौर से देखकर कहता है कि चलो जाओ आगे बढ़ो। और ये सुन के तो हमारी हीरोइन की सांस में सांस आती है कि शुक्र है किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं जा रही हूँ। और वो एकदम से बाहर आ जाती है और फिर वो सोचती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही आसानी से बाहर नहीं आ गई,
ये कितना सिंपल था ना, इतना आसान था क्या यहाँ से वापस आना। और फिर वो पलट कर देखती है और याद करती है नूर को, करीम को, नासिर को और लास्ट में हमारे राजा को। तो कहती है कि सच में मुझे इन सब की बहुत याद आएगी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा मिस किसी और शख्स को करने वाली हूँ। वो शख्स है राकुन। मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो देखने में ही इतना खूबसूरत है। मैंने जितनी भी कलेक्शन की है ना लड़कों की खूबसूरत की, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है अगर मैं उसके बारे में ऐसा सोच रही हूँ। और फिर वो खुद के गालों पर थप्पड़ मारती है और कहती है अरे खुद को संभाल आशीना, मुझे यहाँ से निकलना है, ये सारी चीज़ें मत सोच। और फिर वो आखिरी विदा करके वहाँ से चल देती है और यही सोचती है कि शायद हम लोग अभी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, मगर यकीन करें मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। पेशियन मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीज़ हिस्सा होगा, यहाँ पर मैंने अपने बहुत अच्छे दिन बिताए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो यहाँ से चल देती है। तो अपनी पूरी रोमानी में था, मगर किसी को खबर ही नहीं थी यहाँ पर क्या हो रहा है और पीठ पीछे क्या हो चुका है। हमारे महाराज भी बड़े आराम से बैठे होते हैं। वो तो यहाँ पर इस वक्त अपने सत्ता के लोगों को देख रहे होते हैं कि कौन कौन यहाँ पर आया है और कौन कौन नहीं आया है। जैसे कि पेशियान के 6 राज्य थे जो कि यहाँ पर होने मौजूद थे, मगर यहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही आकर बैठे थे, 3 जने नहीं आए थे, जिनके बारे में यही चर्चा हो रही थी कि वो क्यों नहीं आए, उनके बेटे क्यों नहीं आए, उन्हें तो यहाँ पर इस वक्त होना चाहिए था। सब एक दूसरे से इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। और कोई कहता है कि मस्कट के राजा तो बिजी हैं इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकते, और दूसरे कहते हैं कि उन्हें ये दिक्कत है। हमारे महाराज सारी चीजों को घूर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मगर उनका मन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। और वो एकदम से वरयांग को देखते हैं और हैरान होते हैं कि ये तो लोगों के साथ बहुत घुलता मिलता है और डांस को भी एंजॉय करता है, आज ये चुपचाप क्यों बैठा है, इसे क्या हो गया है, इसे क्या प्रॉब्लम है। मगर उसे क्या पता कि ये तो उसकी हूर परी के ख्वाबों में खोया हुआ है जो कि उसे अभी मिली नहीं है, और वो है हमारी आशीना। और बेचारा सच में बहुत चुपचाप बैठा होता है। तभी हमारे हीरो की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उन्हें ऐसे लगता है जैसे कुछ हुआ है, जैसे उसके सीने से दिल निकल चुका हो, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता ऐसा क्यों हो रहा है। और इधर हम देखते हैं भारत के चीफ आते हैं हमारे वरयान के पास और उन्हें कहते हैं कि क्या हुआ, आपको यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्या, आप आज इंजॉय नहीं कर रहे। तो हमारे चीफ कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, बस मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, आप मेरी फिक्र ना करें। और सब कहते हैं कि अरे ये बताइए ये मस्कट के राजा क्यों नहीं आए, इन्हें तो यहाँ पर आना चाहिए था ना। और फिर कहते हैं कि हाँ क्या कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, वो काम ज़्यादा ज़रूरी था क्या। और कहते हैं कि हाँ शायद ज़्यादा ज़रूरी था। और इधर हम देखते हैं कि हमारे वरयान तो बेचारे ड्रिंक कर रहे होते हैं और अपनी दुनिया में गायब होते हैं, मगन होते हैं कहीं ना कहीं आशीना की यादों में। और इधर हम देखते हैं कि सब आपस में इन्हीं सब बातों पर जिक्र कर रहे होते हैं कि उनके बेटे को आ जाना चाहिए था, जो राजा नहीं आए, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर होना ज़रूरी था उनका। और फिर एक इंसान कहता है कि हाँ उनका बेटा करीम तो यहाँ पर एक गार्ड का काम कर रहा है ना। तो वो एकदम से हैरान हो जाता है दाद के शेख कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो किसी को गार्ड कैसे कर सकता है। अरे हाँ याद आया, यहाँ पर गार्ड का काम, इसका मतलब कि वो हरम को गार्ड कर रहा है। हाँ यहाँ का माहौल अब चेंज हो चुका है, जो आज तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला था वो अब यहाँ इस राज्य में पेशियान में हो रहा था। और फिर वो महाराज से भी यही कहते हैं कि सच में ये बात सुन के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने अपने ही बनाए हुए रूल को तोड़ दिया और हरम में एक लड़की को ले आए, सच में ये बहुत अच्छी बात है। और चारों तरफ चहल पहल शुरू हो रही होती है, सब अपनी बातों में मगन होते हैं। तभी हमारे हीरो सोचते हैं कि हाँ मैंने कुछ तो गलत किया है, अपने ही असूलों को उस लड़की के लिए तोड़ दिया, मगर क्यों मैं नहीं जानता, उसकी तरफ एक अलग सा खिंचाव सा है मुझे, पता नहीं क्यों, मगर मैं उसकी तरफ खिंचा
चला जाता हूँ। पहली बार जब उसे देखा था तो वो बड़ी क्यूट सी एक कैट की तरह थी, मगर बाद में धीरे धीरे जब उसे पता चला मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, तब उसका व्यवहार मेरे साथ कुछ बदल सा गया था। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे मुझे अब उसकी आदत सी हो रही है। वो बहुत सारी चीज़ें छुपाती है, मगर फिर भी न जाने क्यों उसके दिल में क्या है ये जानने से पहले ही मैं खुद को रोक नहीं पाता और उसके करीब और करीब चला जाता हूँ। क्या ये सही है या गलत? वो मेरे बारे में क्या सोचती है, उसके दिल में मेरे लिए क्या एहसास है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं जानता। पर मेरा मन करता है उसे जानने का, उसे पहचानने का। और फिर वो सोचने लगता है कि मगर उसने उस वक्त मुझे ऐसे क्यों कहा था कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, यहाँ जो कुछ भी हुआ है, उस सब चीज़ों के लिए शुक्रिया। कहीं ना कहीं हमारे हीरो जान चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। उनका दिल इस बात की गवाही दे रहा था और फिर एकदम से उन्हें याद आता है कि किस तरीके से हमारी हीरोइन कह रही थी कि उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत पल यहाँ पे बिताए हैं, उसे यहाँ पर रहकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे क्यों लग रहा था कि उसकी ये बातें खाली नहीं थी। एकदम से हमारे हीरो के हाथ पैर ठंडे हो चुके थे, मानो कहीं ना कहीं उसे एहसास हो चुका था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात थी उससे। और वो एकदम से खड़ा हो जाता है और ये सब देखकर तो वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। सारी की सारी डांसर्स वहीं पर रुक जाती हैं, सारे चीफ वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। हमारे महाराज को देखकर किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हो क्या गया है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इतना अच्छा माहौल जहाँ पर अभी जश्न हो रहा था, सब के सब वहाँ पर हैरत से एक दूसरे को देखने लगते हैं कि यहाँ पे हो क्या गया है। महाराज को ऐसा क्या हुआ कि एकदम से वो खड़े हो गए। तभी राज के चीफ कहते हैं कि क्या हुआ महाराज, हम लोगों से कुछ गलती हुई है क्या? तो हमारे हीरो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा मन नहीं है, आप सब लोग कंटिन्यू कीजिए, आप इंजॉय कर सकते हैं, मैं ज़रा आराम करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ अंदर। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। मगर वो अच्छे से जानते हैं कि वो आराम नहीं करना चाहते, वो तो सिर्फ इस वक्त आशीना को एक नज़र देखना चाहते हैं। इसलिए वो हरम के पास आ जाते हैं और बाहर खड़ी हमारी नूर को देखते हैं और नूर अपना सर झुका के उन्हें सलाम करती है। और तभी हमारी नूर से वो पूछते हैं कि अशीना कहाँ है, तो वो कहती है कि वो खाना खाकर अंदर सो चुकी है। और हमारे हीरो कहते हैं कि मुझे बस तसल्ली करनी है, मुझे और कुछ नहीं, मुझे बस उसका एक बार चेहरा देखना है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और वो नूर से बिना कुछ बोले वहाँ का दरवाज़ा अपने एक ही हाथ से खोल देते हैं। और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ होता है, चुप्पी इतनी मानो कि पिन ड्रॉप साइलेंट हो। और एकदम से वो बिस्तर की ओर देखते हैं जहाँ पर ऐसे लग रहा होता है जहाँ कि कोई सो रहा है, मगर वो बिस्तर कुछ उल्टा पुल्टा सा होता है। और तभी हमारा करीम भी अंदर आता है और कहता है कि महाराज आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको तो इस वक्त जश्न में होना चाहिए ना, इस वक्त यहाँ पर आपका होना अच्छी बात नहीं है। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता वो तो हैरान ही हो जाता है, उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया होता है जो कि उसे इस वक्त नहीं देखना चाहिए था। मतलब ये कि हमारे महाराज चद्दर हटा देते हैं उस बिस्तर से और वहाँ पर सिर्फ पिल्लो पड़े होते हैं, जाने कि हमारी आशीना गायब होती है। और ये देखकर तो नूर, करीम और महाराज तीनों के तीनों इस वक्त दंग रह जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या गया। और हमारे हीरो के मुंह से सिर्फ एक बात ही निकलती है कि उसे ढूंढ कर लेकर आओ, कहीं से भी उसे यहाँ पर वापस लेकर आओ करीम। इसके साथ ही हम इस खूबसूरत सी स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप सारी स्टोरी सुनना चाहते हैं, जो कि पुरानी भी हैं उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं और नए भी ऐड ऑन करवाना चाहते हैं, मगर प्लीज़ सब्र रखिएगा क्योंकि इस बार वीडियोस लंबी आती हैं, बड़ी आती हैं, इसकी वजह से मैं रोज़ वीडियोस नहीं डाल पाऊंगी। मैं 2-2 दिन के बाद वीडियोस लेकर आऊँगी, पर मैं डेफिनेटली आपके जितने भी पुराने एपिसोड्स चल रहे थे वो भी कंप्लीट करूँगी और नए वेबटोन्स भी लेकर आऊँगी। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।